हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक होगा सकर्मक क्रिया। कल तक हमने सकर्मक क्रिया यानी क्रिया के बारे में पढ़ा। कल का जो क्लास था वो क्रिया से रिलेटेड था, क्रिया शुरू हो चुकी है। आज के क्लास में है सकर्मक क्रिया के भेद। आज का जो क्लास हमारा है वो सकर्मक क्रिया का भेद है। सकर्मक क्रिया का भेद अर्थात सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कर्मक, नंबर दो द्विकर्मक। आइए देखते हैं। नंबर एक कर्मक और नंबर दो द्विकर्मक। दिया है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। मतलब सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में आ जाएगा एक कर्मक, नंबर दो में द्विकर्मक। एक कर्मक क्या है? तो जिस वाक्य में एक कर्म यानी कर्मक प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में एक ही जैसा कार्य प्रयुक्त होगा, एक कार्य प्रयुक्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो एक कर्मक कहेंगे। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं। राम खाना खाया, यानी राम ने क्या खाया? खाना खाया। जैसे मोहन पानी पिया। तो ये एक ही क्रिया हो रही है, इसमें दूसरी तीसरी कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा? एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। सीधा है कि राम खाना खाया, मोहन पानी पिया। तो इसमें केवल एक कर्मक काम करता है, यानी एक कार्य काम कर रहा है, एक कर्मक है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो कर्मक प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। आसान है, एकदम सिंपल। जिस वाक्य में दो कर्मक कार्य करते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब द्विकर्मक क्या मतलब है? कि एक ही वाक्य में दो काम हो रहा हो, जिसमें से पहला काम सजीव तथा दूसरा कार्य क्या होगा? निर्जीव होगा। आइए ये भी देख सकते हैं। पहला कर्मक सजीव तथा दूसरा कर्मक निर्जीव होता है। किसमें? तो द्विकर्मक में। किसमें? तो द्विकर्मक क्रिया में पहला कर्मक सजीव तथा दूसरा कर्मक निर्जीव होता है। आइए इसे समझते हैं उदाहरण के अनुसार। जैसे दिया हुआ है कि राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। मतलब राम ने मारा, राम ने किसको मारा है? तो राम ने मारा, किसको मारा? तो कुत्ते को। कुत्ता क्या हो गया यहाँ पर? सजीव। कुत्ता क्या हो गया? सजीव। राम ने कुत्ते को किससे मारा? तो डंडे से मारा। डंडा यहाँ पे क्या हो गया? तो डंडा यहाँ पर हो गया निर्जीव। तो एक वाक्य में एक सजीव कर्मक और दूसरा निर्जीव कर्मक होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? तो द्विकर्मक कहेंगे। दूसरा उदाहरण है कि शिक्षक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पर शिक्षक तो है, शिक्षक तो है, शिक्षक क्या कर रहे हैं? तो छात्रों को, किसको? छात्रों को। छात्र यहाँ क्या हो गए? तो छात्र यहाँ क्या हो जाता है? तो छात्र सजीव है और यहाँ पर क्या पढ़ाया? तो व्याकरण पढ़ाया। तो व्याकरण क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। तो एक जिस वाक्य में दो कर्मक हो, जिस वाक्य में कितने हो? जिस वाक्य में दो कर्मक होगा उसे द्विकर्मक कहा जाता है। जिस वाक्य में दो कर्मक होगा उसे द्विकर्मक कहा जाता है। जिसका पहला कर्मक सजीव तथा दूसरा कर्मक निर्जीव होता है। मैं हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें। अगला हमारा अन्य कर्मक क्रिया। अभी हमने क्या सकर्मक क्रिया के दो प्रकार पढ़े हैं, एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। उसमें अन्य कर्मक भी, अन्य सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं कि अन्य सकर्मक क्रिया निम्न है। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, सोना, रोना, गाना, समझना, ये सभी क्या हो जाएंगे? तो अन्य सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म का प्रयुक्त होता है, यानी कर्म प्रयुक्त होता है। लेकिन अकर्मक क्रिया कि जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, यानी कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात कर्ता और क्रिया प्रयुक्त होता है। इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, कर्ता और क्रिया प्रयुक्त होता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब क्या है? नोट में देखते हैं कि कर्ता प्लस स्थान हो सकता है, जगह हो सकता है, आधार है। मतलब कर्ता के बाद जगह हो सकती है, स्थान हो सकता है या आधार हो सकता है, प्लस क्रिया। प्लस क्या हो जाएगा? क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयुक्त नहीं होता है और
अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मोहन गा रहा है, मतलब मोहन गा रहा है, गा रहा है यानी गाना गा रहा है, गा रहा है, गा रहा है क्या, तो गा रहा है, कौन गा रहा है, तो मोहन, मतलब मोहन गा रहा है। ये गाना क्रिया है, गाना क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो मोहन पर। मोहन क्या है, करता है। वैसे ही दूसरा है हमारा उदाहरण, राम हंस रहा है, मतलब हंस तो रहा है लेकिन कौन, राम। राम क्या है, राम क्या है, कर्ता, और हंसना क्या है, क्रिया। तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर, मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो कर्ता पर। वैसे ही तीसरा है कि पतंग उड़ रही है, मतलब उड़ना, उड़ना, उड़ना जो है वो क्रिया है, और पतंग जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। देखते हैं कि अकर्मक क्रिया का नियम नंबर 1 क्या है, तो वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। मतलब वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। कैसे, तो कर्ता के लिए स्थान, आधार ये जगह हो सकती है, और क्रिया जो भी होगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो कर्ता पर पड़ेगा। नियम नंबर 2 कह रहा है कि गति करने वाली क्रिया, मतलब गति करने वाली क्रिया भी अकर्मक क्रिया होती है। गति करने वाली क्रिया भी अकर्मक क्रिया होती है, मतलब जो भी क्रिया गति कर रही हो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे मोहन नाच रहा है, राम टहल रहा है, मैं पैदल पैदल बाजार गया, ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये सभी अकर्मक क्रिया होगी। नियम नंबर 3 है कि स्थिर रहने वाली क्रिया भी अकर्मक क्रिया होगी। मतलब जो क्रिया स्थिर है, मतलब क्रिया जो काम हम कर रहे हैं वो स्थिर होकर जब हो रहा है तो वह भी क्या होगा, तो वह भी क्या होगा, तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, राम सो रहा है, ये सभी क्या है, तो ये स्थिर रहने वाली क्रिया है, और स्थिर रहने वाली सभी क्रिया क्या हो जाएगी, तो अकर्मक क्रिया। स्थिर रहने वाली सभी क्रिया को क्या कहेंगे, तो अकर्मक क्रिया कहेंगे। नियम नंबर 4 है कि स्वाभाविक एवं मनोविकारात्मक क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। स्वाभाविक एवं मनोविकारात्मक क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे चिड़िया ची ची करती है, दरवाजा खुल गया, बालक रोता है, ये सभी क्रिया क्या हो जाएगी, तो सभी क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्लास के साथ। कल जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा वाक्य। आज क्रिया की टॉपिक जो है क्रिया चैप्टर आज यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें।